गुड इवनिंग बच्चों। तो मंथन एनटीएस मंथन 6 का पार्ट 1 पार्ट 2 सोल्यूशन का वीडियो बन चुका है और अब हम लोग 30 से लेके 40 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 3 के अंडर में। आइए इसको देखते हैं जल्दी से। पेपर में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे इस बार। ये देखिए, दो पार्टिकल म्यूचुअल ग्रेविटेशन के वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हाँ, म्यूचुअल ग्रेविटेशन की वजह से, यानी कि वो पार्टिकल इसको खींच रहा है और ये पार्टिकल इसको खींच रहा है और इसी खिंचाव से अभिकेंद्र बल तैयार किया जा रहा है और इसीलिए दोनों सर्कुलर मोशन कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि इन पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनकी स्पीड क्या होगी? सवाल बहुत सिंपल है। जो सेंटीपिटल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स से मिलेगा। सेंटीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r और ग्रेविटेशन फोर्स Gm1 m2 सेम मास है, ठीक है, अपॉन दूरी कितनी है 2r, है ना। ये पूरी दूरी देखिए, ये पूरी r और r कितना हो गया दूरी 2r का स्क्वायर। तो चलिए, तो mv²/r और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Gmm अपॉन 4r², ठीक है। तो एक मास कैंसिल करवा लीजिए और एक r कैंसिल करवा लीजिए, तो v² = Gm/4r। इस तरीके से v √Gm/4r। देखिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये होगा तभी जब आपका पहले से कभी प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो हो जाएगा, अदरवाइज हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट ना पकड़ में आए। तो म्यूचुअल ग्रेविटेशन से अभिकेंद्र बल मिल रहा है। विशेष बात मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में क्या है, विशेष बात है, गलती अगर होगी तो यहाँ होगी, क्योंकि बच्चे यहाँ भी r लिख देते हैं और यहाँ भी r का ही स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि जो अभिकेंद्र बल में सर्किल का रेडियस लिखा जाता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बीच की दूरी लिखी जाती है जो कि 2r है, ठीक है ना। तो ये गलती हो सकती है जो आमतौर पर देखी गई है। अगला क्वेश्चन, द अर्थ मास दिया हुआ है रिवॉल्व अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी इतना, और सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है। हालांकि सर्कुलर ऑर्बिट होती नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है तो हमको मान के ऐसा चलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जो सन है वो अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा है। सन अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा है? आपको मालूम होगा सन अर्थ पर जो फोर्स लगाता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करता है, यानी कि mr⍵² पैदा करता है। तो मास जो है वो आप देख लीजिए, 6 × 10⁻24 है और जो बीच की दूरी है वो है 2 × 10⁻, बीच की दूरी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ये दिया हुआ है रेडियन पर सेकेंड, 2 × 10⁻⁻7 होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस सिंपली बिकम 15 छक्का 90 9 और इंटू 4 × 10⁻24 × 10⁻24 मास हमने दिया आपको, और ये दिया 10⁸, ठीक है ना। 8 × 3 = 11 और ये हुआ 10⁻⁻14, ठीक है ना। हमने ये सब ले लिया है और हमने ये दोनों और ये सब कुछ ले लिया है, ठीक है। तो 24 में से माइनस का 14 किया तो ये हो गया 10 और ये 11 21 36 इंटू 10⁻, कितना हो गया बोलो, ये 10 और 11 21, ओके। तो ये फोर्स लगा रहे हैं 36 × 10⁻21 न्यूटन हो गया। फोर्थ ऑप्शन सही है, क्वेश्चन सिंपल है। कहते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h हाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। ये देखिए, ये हाइट h दी हुई है और ये अर्थ का रेडियस r है और ये देखिए दूरी r है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी p पॉइंट पर हमको लिखना है, तो p पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है Gm
अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो, और हमें आंसर क्योंकि स्मॉल जी के फॉर्म में चाहिए तो इसको हम स्मॉल जी आर स्क्वायर लिखेंगे, अर्थ की रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे। ये है मास ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और आर को हम लिखेंगे आर ई प्लस एच और उसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। आर की वैल्यू कितनी है देखिए, आर ई प्लस एच। बात आपको समझ में आ रही होगी। जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई और उसका होल स्क्वायर। तो आर ई से आर ई कैंसिल हुआ तो ये आ गया जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है ना, होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने पॉइंट पी पर जी की वैल्यू को डिफाइन किया। क्वेश्चन आप देखिए कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट आंसर क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अच्छा था। ये मेन फार्मूला और इसी से जी के दूसरे फार्मूले बनाए जा सकते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन। रेडियस कांस्टेंट रखा जा रहा है, ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस पर मुझे जी की वैल्यू को डिफाइन करना है, रेडियस वही रखा जा रहा है, जबकि डेंसिटी को डबल कर दिया गया है। आप जरा ध्यान से देखिए, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सरफेस की बात कर रहा हूँ। अगर हाइट होती तो स्मॉल आर स्क्वायर होता, और सरफेस है इसलिए रेडियस का स्क्वायर होगा। ये ऑन द सरफेस की बात हो रही है, और जी एम ई का मतलब डेंसिटी तक जाना हमको, तो मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन आर ई स्क्वायर। वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर ई स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए रेडियस कांस्टेंट रखी जा रही है, तो ये इतनी चीज बिल्कुल कांस्टेंट होगी। अरे ठीक है, आर ई क्यूब अपॉन आर ई स्क्वायर, तो यहाँ आर ई बचेगा, लेकिन करना क्या है, रेडियस तो कांस्टेंट रखी जा रही है, यानी कि जो जी है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, यानी कि G2 बाई G1 इज इक्वल टू डेंसिटी बाद वाली अपॉन डेंसिटी पहले वाली। तो ये 2ρ1 अपॉन ρ1, हाँ डबल कर दी गई है, तो ये हो गया 2। ठीक है ना। सो वी कैन से दैट नई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन 9.8 इज इक्वल टू 2। सो नई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 इंटू 2, so this will be 6 and 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़िया सवाल है। मास को हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा। वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। ऊपर आर क्यूब है, नीचे आर स्क्वायर है, ऊपर आर बचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि रेडियस चेंज नहीं किया गया है और डेंसिटी को डबल कर दिया गया है, तो जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन अच्छा है। The density of newly discovered planet is twice that of Earth। देखिए एक नया प्लेनेट खोजा गया है और उसकी जो डेंसिटी है पदार्थ की, वो अर्थ की पदार्थ की डेंसिटी से डबल है, तो उनकी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल बताई जा रही है। तो उनका रेडियस, उस प्लेनेट का रेडियस क्या होगा, जबकि अर्थ का रेडियस आर क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए R1 और R2 मान लेते हैं। R2 फाइंड करना है और R1 इज इक्वल टू आर हमको दिया हुआ है। ये है न्यू प्लेनेट, ये अर्थ है, बहुत पुराना प्लेनेट है, और ये है न्यू प्लेनेट। हमें न्यू प्लेनेट का रेडियस फाइंड करना है। अगर अर्थ का रेडियस r है, डेंसिटी के बारे में कहा गया है कि इसकी डेंसिटी का डबल है, और सरफेस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम है। आइए तो यहीं से शुरुआत करते हैं। गिवन दैट G1 इज इक्वल टू G2, यानी कि Gm अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Gm अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है ना। हमें डेंसिटी तक पहुंचना है। G से G कैंसिल करते हुए मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम नए प्लेनेट का
मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी नए प्लेनेट की अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा सा और सॉल्व करिए, वॉल्यूम को लिखिए। यहाँ तक समझ में आ गया है। वॉल्यूम 4/3 R1 क्यूब, डेंसिटी 1/R1 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और वॉल्यूम 2 4/3 R2 क्यूब अपॉन R2 स्क्वायर, और डेंसिटी 2 यहाँ लिखा हुआ है 4/3 कैंसिल, ऊपर बचेगा R1 रो 1 और उधर बचेगा सिर्फ R2 रो 2। समझ में आ रहा है, ये क्यूब है R1 क्यूब और ये R1 स्क्वायर, कटेगा तो ऊपर R1 बचेगा, यहाँ पर ऊपर R2 बचेगा। R1 रो 1 एंड R2 हमको फाइंड करना है, और जो रो 2 है वो अर्थ का डेंसिटी का डबल है, 2 टाइम्स रो 1। ये दोनों भी कैंसिल हो गए और इस प्रकार से R2 इज इक्वल टू R1/2 आया, यानी कि R/2। ठीक है ना, ऑप्शन चॉइस करेंगे आराम से। फोर्थ ऑप्शन होगा, गलत हो गया, ट्वाइस ऑफ R4 R/4 गलत, R/2 सही है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, इसको तैयार करिए। कैसे हम नतीजे तक पहुंच रहे हैं उनको देखिए ध्यान। What should be the angular speed Earth so that body laying on the equator may appear weightlessness? देखिए, अर्थ अपनी सतह पर घूम रही है और घूमने की वजह से जी के मान में परिवर्तन, अलग अलग जगहों पर जी का मान अलग अलग होता रहता है। जैसे कहीं पर भी हम जी की मान को देखें, ये एंगल थीटा हो, तो यहाँ पर जी डैश इज इक्वल टू होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। इक्वेटर के लिए थीटा 0 हो जाता है, इक्वेटर के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाने से कॉस 0 1 हो जाता है, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। हम चाहते हैं वेटलेसनेस यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो जाए, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं ना, इफेक्टिव ग्रेविटी 0 होने का मतलब है जी डैश की वैल्यू 0 हो जाए, तो जी डैश की वैल्यू इक्वेटर पर 0 करने के लिए, मतलब वेटलेसनेस पैदा करने के लिए हमें अर्थ को कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे ये 10 है और ये 6400 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/64 इंटू 10⁴ आपको साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये 10 इससे कटेगा, 10⁻2 यहाँ पर आएगा और ये भी 2 जीरो है, तो 10⁴ हो जाएगा। रूट लेंगे, इसके बाद हम रूट लेंगे तो 64 का 8 हो गया, उसका हो गया 10 100। ठीक है ना, तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड से हमें अर्थ को घुमाना होगा। तो इक्वेटर के लोग अपना भारहीनता महसूस करेंगे, अपना भार 0 महसूस करेंगे, वो अपने को बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं करेंगे, हल्के हो जाए। ठीक है, आइए, मासलेस 2 प्लेनेट हैं जिनके मास का रेशियो भी दिया हुआ है और रेडियस का रेशियो भी दिया हुआ है। देखता हूं मैं जरा ध्यान से, अभी क्वेश्चन में पढ़ने वाला हूं। रेडियस मासेस का रेशियो 1:2, ठीक है ना, और रेडियस का रेशियो भी 1:2 बोला गया है। ओके, बढ़िया। और उनकी सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 और G2 का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए, Gm/r² ये फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि G1/G2 रेशियो निकालना है भाई, G1/G2, तो आप लिखेंगे M1/M2 और आप लिखेंगे R2/R1 स्क्वायर के साथ लिखेंगे। तो M1/M2 आप लिखेंगे 1/2 और R2/R1 आप लिखेंगे 2/1। उल्टा है ना, ध्यान दो भाई, M1/M2 की जगह पर 1/2 और R1/R2 1/2, तो R2/R1 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर भी है। सो दिस इज 4/2। यू कैन से दैट आंसर होगा 2:1। ये ऑप्शन 2 देखिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इतने किलोग्राम का एक मास है और उसको कंप्रेस किया गया
और इतना ज़्यादा कंप्रेस किया गया कि जो उसकी सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई, तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को अगर पता हो, √2gm/r, और ये चाहते हैं एस्केप वेलोसिटी इतनी हो जाए, √2gm/r। हम इस रूट से बचना चाहेंगे तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर करना चाहेंगे। 9 × 10⁻16 = 2gm/r। सो उस प्लेनेट का रेडियस हम निकाल पाएंगे 2gm/9 × 10⁻16। आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है। हमने स्क्वायर कर दिया है रूट को हटाने के लिए, क्योंकि रेडियस रूट के अंदर है और वही हमको निकालना है। तो अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो हम रेडियस को खोल नहीं पाएंगे, और रेडियस अगर खुलेगा नहीं तो निकल नहीं पाएगा। इसलिए हमने ऐसा काम कर दिया है। ये देखिए 2 × 6.67 × 10⁻, कितना दिया हुआ है, 10⁻11, ठीक है ना, -11, देन मास 6 × 10⁻24 अपॉन 9 × 10⁻16। तो ये हो जाएगा, देखिए 10⁻8 - 3। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 9 × 10⁻³ मीटर है ये। 10⁻³ कहाँ से आया, जब इसको इससे काटा तो 8 बचा, और -11 और प्लस का 8 तो माइनस का 3 बटा, तो आप कह सकते हैं 9 मिलीमीटर। उस प्लेनेट को इतना दबाया गया, इतना दबाया गया, इतना कंडेंस किया गया, इतना श्रिंक किया गया, इतना डेंस किया गया कि उसका रेडियस सिर्फ 9 mm रह गया। तब इसके वेलोसिटी इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इतनी होगी। अच्छा क्वेश्चन था। इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली, देखिए मैं आपको बताऊं, इसके वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जेक्ट को किस एंगल पर फेंका गया है। अगर किसी दूसरी बॉडी को अर्थ की सरफेस से 60 या 30 डिग्री या किसी एंगल पर फेंका जाएगा, देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर फेंका गया है, और ये सरफेस से देखिए थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो भी इसके वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल सेम, इसके वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा। सवाल अच्छा है, नहीं कॉन्सेप्चुअल है, बढ़िया सवाल है। द पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 100 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन। ओके, ये देखिए एक स्फीयर है जिसका मास हमको सवाल में दिया हुआ है, और इसकी सरफेस से एक बॉडी को हमें वेरी फार भेजना है। तो हमें इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल अंडर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये फॉर्मूला सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर में हम लोग अप्लाई करते हैं, और किसी भी केस में इसको अप्लाई नहीं करते हैं। और ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और माइनस G m1m2/r, ये आप जानते ही हैं। ये देखिए r ये है, इसको हमने स्मॉल r लिख दिया है, दैट इज एक्चुअली रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो द आंसर इज Gm1m2/R। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। g की वैल्यू हम 6.67 × 10⁻⁻11, m1 100 है, देखिए, और दूसरा 10 ग्राम है। 10 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में, और रेडियस जो कि 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ 10⁻⁻1 बचा, यहाँ 10 बचा, 10 यहाँ -10 हो गया। 6.67 इंटू, फिर से देख लीजिए,
फिर से देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, इतने जूल का वर्क करना पड़ेगा। देखिए ये 10 से 10 कट गया, ये 10 पावर -2, 8 पावर -3, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -1 बचेगा। 10 टू द पावर -1 इस जीरो को कैंसिल कर देगा, यानी कि अगर हम काटे तो ये और ये जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये वाला जीरो कट जाएगा, ये और ये जीरो कट जाएगा, और 10 और ये 10 टू द पावर -11, तो ये 10 टू द पावर -10 हो गया। तो ये आपका देखिए 30 से लेके 40 क्वेश्चन तक का ये सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब एक छोटा सा लास्ट सेशन और होगा 40 टू 50 क्वेश्चन वाला। बहुत ही जल्द से हम वो भी तैयार करने की कोशिश करेंगे, आपको जल्दी से उसका सोल्यूशन भी दे देंगे। और आगे की क्या प्लानिंग है वो आप लोग करिए, हम भी अपनी प्लानिंग करें, और डेली 15 क्वेश्चन लगाते रहिए, रेगुलर नोट्स पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, नोट्स पलटते रहिए, सरसरी निगाह से चीज़ों को देखते रहिए। बहुत दिनों तक चीज़ों को ना देखने से फार्मूले आप भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि फार्मूले भूल जाते हैं। जब फार्मूले भूल जाते हैं तो 50 क्वेश्चन में जो लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस होते हैं। फार्मूला जिनको आता है वो 15 क्वेश्चन वो वाले कर लेते हैं फटाफट। तो अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो वो 15 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे सॉल्व, और यही दिक्कत होती है। इसलिए सरसरी निगाह से नोट्स देखते रहिए, फिजिक्स के फार्मूले, केमिस्ट्री के भी फार्मूले जहाँ जहाँ पर हों उनको आप लर्न करिए, लिख लिख कर, बोल बोल कर उनको याद करिए। ठीक है, थैंक यू।